नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे हफ्ते में जो तमाम बड़े घटनाक्रम रहे, जिसने सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया, सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ टिप्पणियां रही उसके ऊपर, आज इसी पर खुलकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर राजेश चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जो बातचीत की हम शुरुआत करने वाले हैं, जो लगातार चर्चाओं में एक विषय बना हुआ है कि क्या देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, उस संदर्भ में अब वो समय आ चुका है कि उस दिशा में कोई ठोस जो है नियम कायदे बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सर इसी तरह का एक जो है सवाल पूछा गया है कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए। ऐसा हुआ क्यों, मतलब कि ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट को जो है इस तरह का सवाल जो है पूछना पड़ गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक बेंच है, 5 जजों की बेंच जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस बी आर गवई कर रहे हैं, उसमें ये अहम मामला है जिस पे सुनवाई चल रही है। तमाम सवाल जवाब का दौर चल रहा है। दरअसल तमिलनाडु का केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था कि विधानसभा से अगर कोई विधेयक पास हो जाता है तो उसे टाइम बाउंड तरीके से राज्यपाल या राष्ट्रपति को उस पर फैसला लेना होगा। 3 महीने का एक टाइमलाइन फिक्स किया गया था सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच द्वारा। लेकिन अब ये मसला चूंकि राज्य और केंद्र के बीच का है और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद केंद्र सरकार और उनके जो पदाधिकारी हैं उनको बहुत इस जजमेंट से नागवार गुजरा। और फिर आखिरकार राष्ट्रपति द्वारा इस मामले में रेफरेंस भेजा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जो कानूनी जो प्रोविजन है, संवैधानिक जो प्रावधान है, उसमें अगर कोई भी कानूनी या संवैधानिक अगर पेंच होता है, फंसता है, तो राष्ट्रपति को यह अख्तियार है कि अनुच्छेद 143(1) के तहत वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से राय मांग सकते हैं कि इस कानूनी मसले पे उनकी क्या राय है। और ये राय देना सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी भी नहीं है और ये राय जजमेंट भी नहीं है। ये एक दिशा देती है, एक लाइन देता है। तो इसी मसले पे ये मसला चल रहा है और जाहिर सी बात है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल हैं वो लगातार इस बात को लेकर मुखर तरीके से रख रहे हैं कि टाइमलाइन फिक्स नहीं किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सर एक चीज और थी जो लगातार विवादों पर भी जो विषय बहुत लंबे समय से बना हुआ था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है उनके पास अगर कोई जब बिल पहुंचते हैं तो उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है कि एक समय सीमा के भीतर ही उस पर जो है अपने हस्ताक्षर कर दें। वो उनके पास कई बार हमने देखा, और खासतौर से मैं यहाँ पर दिल्ली का उदाहरण लेना चाहता हूँ, जहां पर उपराज्यपाल के पास ऐसे कई बिल पहुंचे जो महीनों महीने तक लंबित पड़े हुए थे। तो इस दिशा में कोई ठोस जो है फैसला लिया जाना चाहिए या फिर कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। यही कुछ क्वेरीज जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से रही हैं। सॉलिसिटर जनरल ने इसके लेकर के जो है कोर्ट में क्या कुछ कहा सर? देखिए, इसमें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो कहना है कि ये टाइमलाइन इस तरीके से फिक्स नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनके लिए संविधान में इस तरीके का कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। और अगर संविधान इस मामले में चुप है तो जाहिर सी बात है ये विशेषाधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति को दिया गया है कि वो अपने विवेक के हिसाब से काम करेंगे। और इसमें अगर टाइमलाइन फिक्स किया जाता है तो एक तरह से देखा जाएगा तो जो माननीय है उनके लिए एक डायरेक्शन हो जाएगा अदालत की तरफ से, और ये सही नहीं है। उन्होंने एक मतलब पावर सेपरेशन की बात की है और ये भी कहा कि इस तरीके से अगर फैसला दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा तो ये संविधान संशोधन की तरह होगा, क्योंकि संविधान में जब ये प्रोविजन नहीं है तो इस तरीके से बातें नहीं हो सकती। लेकिन जो पेटिशनर है उनके तरफ से कपिल सिब्बल जब पेश हो रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने तब सवाल किया कि अगर गवर्नर को लगे कि विधेयक केंद्र के कानून से कोलाइड कर रहा है, टकरा रहा है, तो क्या उसे राष्ट्रपति के लिए वो सुरक्षित नहीं कर सकते। तब कपिल सिब्बल का कहना था कि ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति है, ऐसा बिरले होता है। और ये अगर इस तरीके से, और जब विधानसभा कोई विधेयक पारित करती है तो वो माना जाता है कि वो जनता की आवाज है, और ये जाहिर सी बात है कि संविधान के तहत ही कोई बिल पास होता है तो
तो सिब्बल का यही आर्गुमेंट था कि इस तरीके से बिल को रोका नहीं जा सकता, नहीं तो राज्यपाल, मतलब यहाँ पे पश्चिम बंगाल की तरफ से जो सिब्बल कह रहे थे वो एक और इंटरेस्टिंग बात कह रहे थे कि कोई भी जो बिल पास होता है विधानसभा में वो जनता की इच्छा है जो विधेयक के रूप में प्रकट होता है, उसे राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्योंकि कार्यपालिक विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप से रोका गया है और संविधान बेंच में ये सुनवाई लगातार चल रही है। मतलब उनका सीधे सीधे यही कहना है कपिल सिब्बल का कि अगर विधानसभा कोई बिल पास राज्यपाल द्वारा उसे रोका नहीं जा सकता, ये आर्गुमेंट था। लेकिन कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट पर चीफ जस्टिस ने जो सवाल किए और कहा कि अगर गवर्नर को लगता है कि विधेयक केंद्र सरकार के कानून से टकरा रहा है तो क्या होगा, संविधान में अगर इसका प्रोविजन नहीं रखा गया है तो क्या सोचकर नहीं रखा गया है। तो इस पर बहस के दौरान ये तमाम चीजें हुई। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कपिल सिब्बल से कि गवर्नर फिर भी यह देखना होगा कि विधेयक किसी अन्य कानून से टकरा तो नहीं रहा। हालांकि इस बहस पर बहस की जा सकती है कि सीमा क्या है, लेकिन गवर्नर महज पोस्टमैन या सुपर लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं हो सकते। सिब्बल ने यह भी कहा कि राज्य विधानसभा की संप्रभुता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी संसद की संप्रभुता है। तो जाहिर सी बात है कि ये आर्गुमेंट अभी जारी है, अभी अगले हफ्ते फिर इस पर आर्गुमेंट होना है, तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है वो निश्चित तौर पे आगे के लिए नजीर बनेगा। और कुछ तरह के मामले ऐसे भी रहते हैं जब सरकार की मंशा ये होती है कि वो बिल जो है जल्दी से पारित हो जाना चाहिए, क्योंकि जनहित के बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिसकी अपेक्षाएं और जिसकी जो है जिसका इंतजार बेताबी से जनता कर रही होती है। इस तरह के बिल अगर लंबित कर दिए जाते हैं या फिर किन्हीं कारणों की वजह से अगर उसमें देरी होती है तो उसके लिए समय सीमा कोई बाध्यकारी नहीं है, राष्ट्रपति भी और राज्यों के राज्यपाल भी। तो क्या उस दिशा में कोई आगे कोई नियम कायदा बनाया जाना चाहिए, इस तरह की जो है सवाल जो है पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब SIR के मुद्दे की। बिहार की राजनीति में इसे लेकर के जबरदस्त तरीके से उठापटक मची हुई है और केंद्र तक जो है यहाँ पर जो है इसको लेकर के हलचल तेज दिखाई दे रही है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। आपत्तियां और जो दावे हैं इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसको लेकर के क्या कुछ रही है सर, वो थोड़ा सा बताएं दर्शकों को खुल के। देखिए, इस मामले में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये लगातार चूंकि चुनाव आयोग से सवाल होते रहे, जवाब आते रहे। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 11 दस्तावेज आपने कहे हैं वोटरों को देने के लिए, उसमें कई सारे दस्तावेज तो हमारे पास नहीं है, क्यों नहीं आप आधार को कंसीडर करते। तो चुनाव आयोग उस टाइम में सीधे सीधे नकार रहा था कि नहीं, आधार को हम नहीं मान सकते क्योंकि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग को कहा कि आप आधार को भी कंसीडर करें और जिन लोगों के नाम कटे हैं वो अगर आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, 11 दस्तावेज उनके पास अगर नहीं है तो आधार भी वो आवेदन के साथ लगा सकते हैं। और फिर ड्राफ्ट सूची भी जारी हुई। ड्राफ्ट सूची में 65 लाख लोगों के नाम कटे। नाम कटने के बाद वो सूची पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। फिर चुनाव आयोग उसके लिए एग्री हुई और फिर जो जिन लोगों का नाम कटा उनके लिए आपत्ति और दावे के लिए विंडो खोला गया। तो उसके लिए 1 सितंबर की तारीख थी, तो उसे बढ़ाने के लिए पिटिशनर की तरफ से अर्जी आई कि भाई आपत्ति और दावे बहुत आ चुके हैं और ये 1 सितंबर की जो टाइमलाइन है वो कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए 2 हफ्ते के लिए। तब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि आपत्ति और दावे समय सीमा खत्म होने के बाद भी दाखिल की जा सकती है। नामांकन की आखिरी तारीख जो दर्ज की गई है तब तक आपत्ति और दावे आप कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच है उसने कहा कि समय सीमा बढ़ाने के संदर्भ में चुनाव आयोग ने जो कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्ति दर्ज किए जा सकते हैं, उन पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया नामांकन की आखिरी तारीख तक जारी रहेगी। इस स्थिति को देखते हुए दावे, आपत्तियां, सुधार दाखिल किए जाते रहे तो वो चलता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग ने जो बातें कही
उसे रिकॉर्ड पर ले लिया और समय सीमा बढ़ाने के लिए अलग से निर्देश देने से परहेज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग ने जो कहा, जो आश्वासन दिया कि आपत्ति और जो दावे हैं वो अभी भी किए जा सकते हैं और अंतिम मतदाता सूची तैयार होने से पहले उस पर विचार किया जाता रहेगा और विचार किया जाएगा। तो इस बयान को अदालत ने अपने रिकॉर्ड पर ले लिया और उसके बाद अलग से कोई आदेश तो जारी नहीं किया कि आपत्ति और जो दावे हैं उसको बढ़ाने के समय सीमा बढ़ाई जाए। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग ने खुद ही कह दिया कि वो आपत्ति और जो दावे हैं वो लगातार लोग कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके लिए तैयार हो गई कि अलग से निर्देश देने की जरूरत नहीं है और उनके बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी आर्गुमेंट के दौरान ये कहते नजर आए कि राजनीतिक दल केवल नाम हटाने की आपत्ति दर्ज कर रहे हैं जबकि नाम जोड़ने के दावे नहीं कर रहे। ये बड़ा ही अजीब है। उन्होंने कहा कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 ने अपने फॉर्म भर दिए हैं। मसौदा सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं में से 33,326 व्यक्तियों और 25 पार्टी आधारित दावे दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 1,34,734 आपत्तियां नाम हटाने के लिए दर्ज की गई है। हालांकि प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी अपने ही मैनुअल का पालन नहीं कर रहे। वहीं दूसरे पिटिशनर के वकील निजाम पाशा ने आरोप लगाया कि बीएलओ फॉर्म स्वीकार नहीं कर रहे। सीनियर एडवोकेट शुएब आलम आरजेडी की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त के बाद आधार के जरिए नाम जोड़ने के लिए केवल 9 ही दिन मिले, इसलिए समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये सारी बातें हुई, लेकिन अब उसके बाद चूंकि चुनाव आयोग ये कह चुकी है कि आपत्ति और दावे के लिए कोई रोक नहीं है, आप दाखिल कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में जो पिटिशनर के जो बातें थी, सबसे पहली बात कि आधार को नहीं माना जा रहा, उसे अलाउ कर दिया गया। दूसरी बात, ऑनलाइन दावे और आपत्तियों के लिए विंडो खोल दिया गया। तीसरा, जिन लोगों के नाम हटे या कटे उनकी सूची पारदर्शी तरीके से वेबसाइट पे जारी कर दी गई। और अभी भी जिन लोगों के को आपत्ति और दावे करने हैं उसके लिए अभी भी विंडो खुला हुआ है। तो देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर जो पिटिशनर हैं उनकी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया है और चुनाव आयोग भी काफी हद तक उसको कंसीडर कर रही है। तो विवाद एक तरह से एक दिशा तो जरूर मिली है। हालांकि एसआईआर पर रोक नहीं लगी, जिसे रद्द करने के लिए मेन प्रेयर था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है और मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो वो जब तमाम तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, चीजों को खंगाल लेगी, उसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अहम होगा। क्योंकि एसआईआर की शुरुआत बिहार से हुई है, ये देश भर में लागू किया जाना है। विवाद काफी हुआ है बिहार में, तो देश भर में अगर इसे लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर विवाद व्यापक रूप ले सकता है। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रही है, अंतरिम आदेश दे रही है, उससे एक दिशा तय हो रही है और आने वाले दिनों में ये विवाद मिनिमाइज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। बिल्कुल। और बिहार में विधानसभा चुनाव से महज चंद महीने पहले जो मतदाता है उनका गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। मंशा पर सवाल उठाए गए, बहुत सारी आपत्तियां इसके ऊपर खड़ी हुई और फिर अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि जो 1 सितंबर तक की जो डेडलाइन थी उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं और नामांकन की आखिरी तारीख तक जो है आप दावे या फिर आपत्तियां जो है दर्ज करवा सकते हैं। इस तरह का जो निर्देश है वो जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। एक और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर आया और फिर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई। टिप्पणी इस बात को लेकर के थी कि देश भर के जो थाने हैं उसमें पर्याप्त जो है सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। सर, ये आखिर मामला क्या है और क्यों इस तरह के मुद्दे पर जो है सुप्रीम कोर्ट को कमेंट करना पड़ गया? देखिए, ये मामला काफी पुराना है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहले भी आया था, आज से 5 साल पहले। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था। दरअसल इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि थाने में कस्टोडियल टॉर्चर,
और जो पूछताछ के दौरान थर्ड डिग्री दिया जाना या कई बार कस्टोडियल डेथ का भी मामला सामने आता रहा है। और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया था उस मामले को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस 2020 में दिसंबर में इस मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट किया था। उस जजमेंट को याद करना जरूरी है। 2 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि देश भर के थानों में सीसीटीवी लगाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को निर्देश दिया था कि सही भावना से देश सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको लागू कराया जाए। थाने का एसएचओ तमाम डाटा और सीसीटीवी के रखरखाव का जिम्मेदार होगा, और एसएचओ सुनिश्चित करेगा कि सीसीटीवी वर्किंग कंडीशन में हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया था कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, एनसीबी, डीआरआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की जो एजेंसी है, तमाम दफ्तर में सीसीटीवी लगाए जाए। यहाँ पे सिर्फ पुलिस थाने की बात नहीं थी। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने दिया था। और उनका मतलब मकसद ये था कि तमाम एंट्री एग्जिट हर जगह सीसीटीवी हो। मेन गेट के अलावा सभी लॉकअप में सीसीटीवी होने चाहिए। तमाम कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन, इंस्पेक्टर के कमरे, सब इंस्पेक्टर के कमरे, ड्यूटी रूम का कमरा, थाने का कैंपस, मतलब चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी होने चाहिए। क्यों? और बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए थाने में। सीसीटीवी बंद नहीं होने चाहिए। 24/7 उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बिजली के लिए सोलर और विंड एनर्जी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि देश भर के थानों में बहुत सारे दूर दराज के गांव में भी थाने हैं। वहां अगर बिजली की समस्या है तो सोलर सिस्टम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि चप्पे चप्पे पर अगर वो सीसीटीवी होगा तो लोग और पारदर्शिता होगी, और जो एक आरोप लगाया जाता रहा है पुलिस पर वो उसकी मतलब वो निगरानी में होगा। जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मामला आया, और सुप्रीम कोर्ट ने तब ये भी कहा कि जीवन का अधिकार बहुत अहम है। आर्टिकल 21 में हर शख्स को ये अधिकार मिला हुआ है, और इसी के तहत ये फैसला हुआ था। हालांकि सीसीटीवी देश भर के थानों में नहीं लग पाया, ये पूरी तरह से ये अमल नहीं हो पाया। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में भी चेतावनी दी थी कि अगर इस पर अमल नहीं किया जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी और जो होम सेक्रेटरी है उसके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। और ये मामला चलता रहा। अब अखबार में खबर छपी कि किस तरीके से पुलिस हिरासत में लोगों की मौत हो रही है, और पिछले 8 महीने का आंकड़ा दिया गया कि 11 लोगों की मौत कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस हिरासत में हुई है। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस मामले में संज्ञान लिया कि हमारे आदेश होने के बाद भी सीसीटीवी की जो कमी है, उस कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, और जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने यह संज्ञान लिया है, और दोबारा से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2020 का है, उसके बाद 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कॉन्ग्निजेंस लिया था, अब 2025 चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के नजर में ये मामला आया है। तो सीसीटीवी का जो मसला है, ये ऐसा मसला है कि देश के हर शख्स का इस मामले में सरोकार है। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है, उसे हिरासत में लिया जाता है, तो उसके जीवन का अधिकार, लाइफ एंड लिबर्टी सुरक्षित रहे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ये कदम उठा रही है। 2020 का जजमेंट है, अब 2025 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो निश्चित तौर पे ये काफी अहम मामला है, और सुप्रीम कोर्ट इसे बेहद गंभीरता से ले रही है। सुप्रीम कोर्ट के पहले भी कई सारे जजमेंट रहे हैं, डीके बसु का जजमेंट रहा है, और भी सारे जजमेंट रहे हैं जिसमें जो एक्यूज है, देखिए संविधान कहता है कि कोई भी अगर आरोपी है वो तब तक दोषी नहीं है जब तक कि उसे कोर्ट द्वारा दोषी ना करार दिया जाए। हर शख्स तब तक निर्दोष है जब तक कि उसे दोषी ना करार दिया जाए। तो कोई अगर आरोप लगता है तो उसे अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उसे टॉर्चर नहीं किया जा सकता। जो आप फिल्मों में देखते हैं कि एक जो 3rd डिग्री दिया जाता है, ये नहीं हो सकता। सभ्य समाज में ये नहीं हो सकता, क्योंकि मानवाधिकार हर शख्स का है, जीवन का अधिकार हर शख्स को मिला हुआ है। इवन
जो सजायाफ्ता कैदी हैं उनको भी सांस लेने का अधिकार है, उनको भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते। तो रूल ऑफ लॉ देश में है, कानून का राज है। किसी को अगर सजा भी दी जाती है तो कानून देगी, अदालत देगी सजा, कोई और नहीं दे सकता। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सजा देने का काम नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है जो तथ्य आए हैं, जो आरोप लगे हैं, उसको साबित करना, सबूत जुटाना और अदालत के सामने उस सबूत को रखना, और उस सबूत और डिफेंस के आर्गुमेंट के बाद अदालत फैसला देती है। और यही जीवन का अधिकार है, संविधान के हिसाब से देश चलता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम तथ्यों को मद्देनजर लेते हुए सीसीटीवी लगाने का जो फैसला दिया था, उसमें अगर कोई कमी है तो उसी को संज्ञान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आने वाले दिनों में इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट का कुछ अहम आदेश पारित होने वाला है, ये हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि अगर किसी को दंडित करने का अधिकार है तो वो है कोर्ट के पास। आप अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं तो आपके पास ये राइट्स नहीं है कि आप किसी के साथ में जो है अत्याचार करें, उसे जो है उसके साथ मारपीट करें या फिर उसको टॉर्चर करें। कई बार देखा गया है कि जब कस्टोडियल डेथ्स के मामले जो है सामने आते रहे हैं और कई बार जो है कुछ थानों की गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गई हैं, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से गंभीरता से लिया है और इस बात की एश्योरिटी मांगी है कि हर थाने में जो है पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी की उपलब्धता होनी चाहिए, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे और जो थानों की निगरानी है उस पर भी जो है नजरें बनी रहें। तो इन तमाम पहलुओं पर और जो बड़े बड़े मुद्दे थे इस पूरे हफ्ते के, जिन पर अपनी एक्सपर्ट कमेंट्स के साथ हमारे साथ मौजूद थे राजेश चौधरी साहब, नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर। आपसे सर यहीं पर इजाजत लेना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ बने हुए हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि लगातार देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स, पल पल की अपडेट्स हम लेकर आपके बीच हाजिर होते रहे हैं, होते रहेंगे। बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।